गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 1 जून 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक लाया हूं। तो दोस्तों एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। पहले इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा टचअप करके यहाँ से निकलेंगे। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट के बारे में, क्योंकि यूपीएससी के ऊपर कई सारे आरोप कई साल से लगते रहे हैं। वो आरोप क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और उसका यूपीएससी का क्या आंसर है उसके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन बैन्स रशियन ऑयल, एक थोड़ा सा देखने वाले हैं। एफटीए बिटवीन यूएई एंड इजराइल, एक ये बहुत ही लैंडमार्क एक यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है खासकर मिडिल ईस्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर आधार सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि आज का है एक्सप्लेनर सेक्शन, क्योंकि आज भी भैया काफी ज्यादा न्यूज में है ये। ठीक है, जीएस पेपर 3 में पढ़ने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में, फिजिकल डेफिसिट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये न्यूज में क्यों है और ये बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। फिर हमारे पास एक एडिटोरियल है, बहुत ही जबरदस्त एडिटोरियल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। सीधा सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अबाउट पॉलिसीज ऑफ इंडिया, जैसे फेम के बारे में सवाल पूछा जा सकता है आपसे। फेम पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं, इसकी क्रिटिकली एनालिसिस इसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं इंडिया में, ओवरऑल इसकी पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं, इसकी सक्सेस के बारे में पूछ सकते हैं और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्यों हम लोग यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जाम में घुमा फिरा के। तो थोड़ा सा इस इशू के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां से हम लोग करने वाले हैं आज का एडिटोरियल सेक्शन। लेकिन एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज फ्रंट पेज में क्या है। फ्रंट पेज सबसे पहली न्यूज है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है। जो कश्मीर के अंदर कुलगांव में फिर से एक कश्मीरी पंडित को उसको मार दिया गया बाय टेररिस्ट पीपल। तो वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। रजनी बालाजी एक टीचर थी और पढ़ाती थी वहाँ पे स्कूल के अंदर। तो इनकी जो है वहाँ पे हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और इस तरह के इंसिडेंट कश्मीर वैली के अंदर पिछले काफ़ी समय से इंक्रीज हो रहे हैं, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और वो सारी चीज़ें, इंटरनल सिक्योरिटी वाली समस्या तो खैर है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q4 जीडीपी ग्रोथ डीसेलरेट्स टू 4.1। तो भैया जीडीपी ग्रोथ हो गई है कम, इट इज ओनली 4.1%। तो अगर आप इससे कंपेयर करें पेंडेमिक से पहले, तो अभी तक हम लोग पेंडेमिक वाले लेवल से थोड़ा सा सिर्फ ऊपर जा पाए हैं। अभी तक हमारे लिए हालत काफी खराब है। और जीडीपी के आंकड़े कौन इशू करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। बस ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जीडीपी क्या होती है, जीवीए क्या होती है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं, जीडीपी का बेनिफिट क्या होता है, जीडीपी के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, है ना, ये सब आपको पता होने चाहिए। जैसे जीडीपी के ड्रॉबैक्स में हम एक दो पॉइंट आपको मैं से बता देता हूँ जनरली। जैसे इसमें हम लोग अंडरग्राउंड मार्केट को कंसिडर नहीं करते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, केयर इकोनॉमी जो रहती है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती हैं जीडीपी के अंदर। और उसको इंप्रूव करने के लिए फिर हम लोग लेके आए थे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, आपको पता ही होगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हमारे पास है ना। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारे पास है। वो सब इंडेक्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके नोट्स के अंदर लिखे होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए। सेंटर क्लियर्स 86,912 करोड़ ऑफ जीएसटी ड्यूज। तो जीएसटी ड्यूज का मतलब है जीएसटी कंपनसेशन। जैसे कि आपको पता है कि 2017 के अंदर जब जीएसटी लागू हुआ था, तो उसमें स्टेट्स को वादा किया गया था कि आने वाले 5 साल तक वो कंपनसेशन दिया जाएगा। वो कंपनसेशन क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उनको लॉस हुआ था, रेवेन्यू लॉस। तो उसको कंपनसेट करने के लिए तो इतना पैसा उनको फाइनली दे दिया गया है, जून के महीने का रह गया है। और ये 5 साल के लिए था, तो डेफिनेटली ये 2022 में एंड होने वाला है जून में। और बहुत सारे स्टेट इसको एक्सटेंड करने की डिमांड भी कर रहे हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। खैर, आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में करने के बाद कि अभी 2 चीजें आपको बतानी है जीएसटी के बारे में। पहला आपको ये बताना है कि जो जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, वो कौन से अमेंडमेंट या फिर कौन से आर्टिकल के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जीएसटी काउंसिल को। और एक आपने ये बताना है कि ओवरऑल जो जीएसटी बनाया था ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। दोनों कमेंट में आपने सेक्शन में बता देने हैं। और उसके अलावा देखिए, सत्येंद्र जैन जी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। वो सारी चीज हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मूसेवाला की न्यूज कोई अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाँ, पंजाब में जो वायलेंस इंक्रीज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक हमारे लिए कंसर्न का मुद्दा हो सकता है फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। ठीक है,
जून सितंबर रेनफॉल लाइकली टू बी 103%। देखिए आपको मैं बताता चलूं कि जो आईएमडी जब फोरकास्ट करती है मॉनसून को, तो साल में दो फोरकास्ट होता है। एक फोरकास्ट होता है जून से लेकर सितंबर के महीने तक, और दूसरा फोरकास्ट होता है साल भर के लिए, क्योंकि काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है मॉनसून, इसलिए दो फोरकास्ट यहाँ पे की जानी चाहिए। और आईएमडी जो फोरकास्ट करती है, आपको पता है उसकी एक्यूरेसी कितनी है? उसकी एक्यूरेसी होती है सिर्फ 66%। इसलिए तो कई बार आईएमडी बोलता है कि आज बारिश होगी, उस दिन धूप निकल जाती है। जिस दिन वो कहता है कि धूप ज्यादा होगी, उस दिन बारिश हो जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी सिर्फ 66% है। क्योंकि मॉनसून और क्लाइमेट इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, आप उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स, दे आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, राइट? तो दैट इज व्हाई दिस। तो लिंगायत दलित कम्युनिटी टेक ऑब्जेक्टिव इन द न्यू टेक्स्ट बुक। तो सिलेबस चेंज कर दिया गया है थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से अब सिलेबस में कुछ चैप्टर को डेफिनेटली आपको निकालने पड़ेंगे, है ना। कोविड-19 हुआ, बच्चों को लॉस हुआ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए लॉस को, तो कुछ चैप्टर हटाए गए। उन चैप्टर में जो है लिंगायत को लेके और बीआर अम्बेडकर को लेके दो चैप्टर हटाए गए, और कर्नाटक की ये बात है, और इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। तो लिंगायत के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़े समय पहले भी काफी न्यूज में था लिंगायत। लिंगायत बेसिकली अपने आप को एक सेपरेट रिलीजन की डिमांड कर रहे थे कि आप हमें सेपरेट रिलीजन डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि हिंदुइज्म से हमारी जो मोस्टली प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उस समय भी लिंगायत काफी न्यूज में था। और अगर आप पढ़ना चाहो तो लिंगायत को लेके एक इंडियन एक्सप्रेस में बहुत शानदार आर्टिकल आया था, हिंदू में भी आया था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस वाला ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। तो आप इन लिंगायत के बारे में पढ़ सकते हो। ये जो आर्टिकल है 2018 का आर्टिकल है बेसिकली, उस समय मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी ये। तो लिंगायत सेक्ट, व्हाई हिंदूज एंड व्हाई नॉट हिंदू, ठीक है। ये अगर आप पढ़ना चाहो तो गूगल पे आप इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हो, एकदम बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कौन होते हैं लिंगायत? लिंगायत जो ट्रेडिशन है, ऐसा माना जाता है कि एक सोशल रिफॉर्मर थे और फिलोसोफर थे जिनका नाम था बसावना, ठीक है। 12th सेंचुरी में कर्नाटका में ये पैदा हुए और इन्होंने इसकी स्थापना की। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का कहना है कि शायद इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की, ये मूवमेंट पहले से चल रहा था, उस मूवमेंट के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस किए, लेकिन लिंगायत कम्युनिटी का मानना है कि नहीं, यही उसके फाउंडर थे, ठीक है। बाकी उसके ऊपर तो डिबेट वगैरह चलती रहेगी, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये अपने आप को सेपरेट रिलीजन की डिमांड करते हैं। देखिए जब भक्ति मूवमेंट चला था, तो ये भक्ति मूवमेंट के दौरान काफी ज्यादा, एक तरह से आप ये कह लीजिए, इनका एक अपना ही एक सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया था, जो कि हिंदुइज्म से काफी अलग है, लेकिन काफी सिमिलरिटी भी है। क्योंकि जिसे जो है वीर शैविज्म कहा जाता है, वो एक मूवमेंट होती है हिंदुइज्म में, और ये कहा जाता है कि वीर शैविज्म की ही एक ब्रांच है लिंगायत, जिसमें शिव को जो है वो प्राइम गॉड माना जाता है, और वो सारी सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा बहुत आप पढ़ना चाहो तो इसके बारे में डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। पुराना न्यूज है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा बीच में न्यूज में आ जाता है तो फिर से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के टॉपिक्स हम लोग कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स बोलते हैं, जो कि लगातार न्यूज में रहते हैं, ठीक है, बार बार आते रहते हैं, तो थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा न्यूज है वो है ये वाला, देखिए, फ्यूअर सिविल सर्विसेज रिक्रूट सिंस 2012। अच्छा, हर बार आपने सुना होगा, हर साल जब आप यूपीएससी का रिजल्ट फॉलो करते हो, तो इस बार भी आपने फॉलो किया होगा। तो हुआ क्या है, देखिए, मतलब पिछले साल का मैं एग्जांपल देता हूं। पिछले साल जो है जब फॉर्म निकला था, जब नोटिफिकेशन आया था यूपीएससी का, तो उन्होंने 927 सीट्स निकाली थी, लेकिन जब शॉर्टलिस्ट किए गए तो ओनली 829 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। ऐसा 2018 में भी हुआ। नोटिफिकेशन में 812 जॉब्स थी, लेकिन शॉर्टलिस्ट किया गया सिर्फ 759 को। ऐसा 2017 में भी हुआ। नोटिफिकेशन आया था 1058 का, और सिर्फ 990 को ही पिकअप किया गया। ऐसा ही 2016 के अंदर भी हुआ था, 1209 पोस्ट आई थी, लेकिन 1099 को ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। मतलब नोटिफिकेशन कुछ और आता है, लेकिन शॉर्टलिस्ट कुछ और होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार आप, तो ये क्या है, क्यों यूपीएससी उतने लोगों को शॉर्टलिस्ट नहीं करता जितनों को वो नोटिफाई करता है? जितना नोटिफिकेशन में वैकेंसी आती है, उतनी वैकेंसी को क्यों फुलफिल नहीं करता? अब ये आरोप यूपीएससी पे लगाए जाते हैं। तो यूपीएससी में क्या रहता है, उनको कहा, इसीलिए यूपीएससी में कोई आरोप ये लगाया जाता है कि यूपीएससी इसलिए नहीं करता क्योंकि यूपीएससी जो है लेटरल एंट्री के लिए कुछ पोस्ट बचा के रखता है और बाद में वहां से एंट्री करवाता है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी जब, अभी तो देखो यूपीएससी ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट के करने के साथ साथ यूपीएससी एक वेटिंग लिस्ट भी जारी करता है, जो बाद में रिशफल होती है। यूपीएससी का इसमें क्या आंसर है भैया, मैं क्यों करता हूं ऐसा? यूपीएससी का यहाँ पे आंसर है रिजर्वेशन। उनका कहना है कि भैया रिजर्वेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे?
अब आप ये समझ ले, मान लो कोई जो है जो यहाँ पे कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, ठीक है। अब उसने जनरल कैटेगरी के अंदर एग्जाम दिया, ठीक है, उसका जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के अंदर उसकी पोजीशन आया, लेकिन वो अपने जनरल कैटेगरी के मान लो कैडर से खुश नहीं है, ठीक है, वो दोबारा से एससी कैटेगरी के अंदर ही पोस्टिंग लेना चाहता है, हो सकता है, ठीक है। तो उसकी जो जनरल कैटेगरी वाली जो जगह है वो खाली हो जाएगी, तो उसको फिल करने के लिए जो है वेटिंग लिस्ट लगाया जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका कई बार उल्टे भी हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो जो है, और बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते, बहुत सारे लोग सर्विस ज्वाइन नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 महीने के रिजल्ट आने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना। सर्विस शफल होती रहती है, आपका रैंक इंप्रूव हो जाता है, वो सारी सारी चीजें। उसके लिए यूपीएससी कहता है कि मैं नोटिफिकेशन के थोड़ा कम, जितना नोटिफिकेशन में आता है उसे थोड़ा कम जो है मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूं, लेकिन धीरे धीरे वोट लिस्टिंग वेटिंग लिस्ट को इशू किया जाता है और फाइनली उतनी ही पोस्ट फिल की जाती है जितनी नोटिफिकेशन में होती है, ऐसा यूपीएससी का कहना है, ठीक है। थोड़ा आपको पता होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि आप इसके बारे में जब तैयारी करते हो तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडस वाटर टॉक्स हेल्ड ऑन द कोर्डियल टर्म्स। कोर्डियल टर्म का मतलब यह है कि आराम से, प्यार मोहब्बत से ही वो खत्म हो गया। तो इंडस वाटर ट्रीटी की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने एक इंडस वाटर परमानेंट कमीशन बनाया था, ठीक है, परमानेंट इंडस कमीशन। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया से कुछ ऑफिसर्स और पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स वो मीटिंग करते हैं आपस में, और इंडस रिवर्स के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कहाँ पे मैं कौन सा प्रोजेक्ट लगाऊंगा, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा, है ना, कितनी हाइट पे होगा, डैम का कैपेसिटी कितना होगा, उन सारी चीजों के ऊपर जो है वो आपस में शेयर की जाती है इंफॉर्मेशन। तो वैसी ही मीटिंग जो है इस समय दिल्ली के अंदर हो रही थी, जो कि 118 मीटिंग थी, और प्यार मोहब्बत से निपट गया। इंडस वाटर ट्रीटी क्या आपको पता होना चाहिए, इंडस जो है एक रिवर है जिसकी 5 ट्रिब्यूटरी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर्स हैं 3, ठीक है, उनकी जो पानी यूज करने की फुल ऑन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई थी किसको, पाकिस्तान को, जिसके अंदर चेनाब, झेलम और इंडस आता है। जो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है सतलुज, ब्यास और रावी, इसको इंडिया पूरी तरह से यूज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इंडस को, झेलम को और चेनाब को यूज नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसे फ्लो ऑफ द रिवर कहा जाता है, रिवर ऑफ फ्लो कहा जाता है। आप उसके फ्लो को चेंज नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, डैम की कैपेसिटी वगैरह वो सारी सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। और ये जो सारी की सारी डील कराई गई थी 1960 में की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और ये डील की गई थी एक्चुअली वर्ल्ड बैंक, इसमें ब्रोकर का काम किया था, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पहले से पता ही होगा, कुछ नया तो कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप वर्ल्ड बैंक में जा सकते हो, आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे डिस्प्यूट हुए नहीं है, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी बहुत सारे डिस्प्यूट हुए हैं। किशन गंगा को लेकर डिस्प्यूट हुआ है ना। उसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ, जैसे सलाल, बगलीहार वगैरह, इन सब पे डिस्प्यूट हुआ है पहले भी, अभी भी चल रहा है डिस्प्यूट, ठीक है। बहुत सारे डिस्प्यूट जो आता है उसका फैसला जब आता है तो कई बार वो इंडिया के फेवर में आ जाता है, कई बार पाकिस्तान के फेवर में आ जाता है, कई बार दोनों को थोड़ा थोड़ा कंपनसेट वगैरह कर दिया जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जो 2 रिवर्स होती हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी सतलुज है, ठीक है, सतलुज है नीचे और ऊपर ब्यास है। सतलुज और ब्यास के बीच का वाला जो ये एरिया है इसको क्या कहते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये काफी ज्यादा रोल प्ले करता है हमारी हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो आप इसका नाम बताओगे, जैसे मान लो अब ये सतलुज है इधर और इधर रावी है, ठीक है, इनके बीच की जो लैंड है इसको क्या कहते हैं। एक तो आपको पता चली गया होगा कि ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है दोनों रिवर्स के बीच में, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम होता है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है मंकी पॉक्स के बारे में। मिनिस्ट्री ने जो है गाइडलाइन इशू की है मंकी पॉक्स को मैनेज करने के लिए। हालांकि अभी तक इंडिया में केस आया नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के लिए उन्होंने बेसिकली एडवाइजरी जारी कर दी है, ठीक है। तो मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मंकी पॉक्स क्या होता है, देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा देखने में स्मॉल पॉक्स के जैसा ही होता है, जिसको हमारे यहाँ पे बोल देते हैं कि माता निकल गई, राइट, उस तरह से कुछ रहता है। तो ये कोई पुराना कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। 1958 में इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो सबसे पहला जो ट्रांसमिशन हुआ था वो एक्चुअली 1970 में हुआ था, जो कि हुआ था कोंगो के अंदर, रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। और ये कौन सी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ये करता है ऑर्थोपोक्स वायरस, ठीक है, जिसको हम लोग पोक्स वाइराइडल फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि साइंस एंड टेक में एक बार इस तरह के
सवाल आपसे वो एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो किससे वायरस का किससे बिलोंग करता है? ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस और पॉक्स वराइडे फैमिली, ठीक है, पता होना चाहिए। हालांकि इसका एक्चुअली रिजर्वायर हमें नहीं पता, मतलब ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो मंकी होता है वो रेजर्वायर नहीं है, मंकी होस्ट है, ठीक है। रेजर्वायर कोई और है, मतलब रेजर्वायर मतलब इसका सोर्स एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कुछ रोडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, बैट्स भी हो सकते हैं, वी नेवर नो। खैर वो बात की बात है, तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईयू बैन्स मेजोरिटी ऑफ द रशियन इंपोर्ट्स, तो बहुत बड़ा स्टेप लिया है यूरोपियन यूनियन ने। तो यूरोपियन यूनियन के जो 25% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, 40% की जो उनकी नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है वो रशिया से ही आती है, और इसकी वजह से रशिया काफी ज्यादा ब्लैकमेल भी करता है यूरोपियन यूनियन को इस चक्कर में। और इस समय जो वॉर चल रहा है, रशिया ने बार बार थ्रेटन किया यूरोपियन यूनियन को कि मैं आपके ऊपर बैन लगा दूंगा, आप मुझे रूबल के अंदर पे कीजिए, है ना, वो सारी की सारी चीजें। तो फाइनली यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और इन्होंने अगले 6 महीने में रशिया से जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई आती है उसे 90% तक रिड्यूस करने का फैसला किया है, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। और रशिया की जो इकोनॉमी की मेजर इनकम सोर्स है वो एक्चुअली नेचुरल गैस और पेट्रोल ही है, क्रूड ऑयल, तो उसका इनकम तो डेफिनेटली जाने वाला है। तो ये अब ये कह सकते हो कि रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए सारी चीजें की गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल साइंस यूएई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद द फर्स्ट अरब वर्ल्ड कंट्री, बहुत ही लैंडमार्क ये एक चीज हुई है। एक्चुअली ट्रंप ने ये 2020 में किया था, और ट्रंप ने ब्रोकर किया था बेसिकली डील, पीस डील ब्रोकर किया था। आपको पता होगा कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, ठीक है, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, वो कहती हैं कि इजराइल एक लीगल स्टेट है। हालांकि 1979 में इजिप्ट और जॉर्डन के साथ पीस एग्रीमेंट हो गया था, राइट, लेकिन उसके अलावा जितनी भी कंट्री है दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल। लेकिन 2020 में ट्रंप ने कमाल कर दिया, और एक अब्राहम जो है अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें बहरीन, मोरक्को और यूएई, इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज तो किया ही किया, और साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्थापित किए, जो कि बहुत बड़ा एक पीस डील माना जाता है। ट्रंप को इसके लिए डेफिनेटली उसको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता था, क्योंकि इसके साथ साथ ट्रंप ने अफगानिस्तान वगैरह से अपनी फोर्सेस भी बुलाई, नॉर्थ कोरिया के साथ भी पीस डील किया, तो उसका नाम भेजा गया था ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन खैर वो चीज हुई नहीं। लेकिन उन्होंने, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि बराक ओबामा को जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, आज तक किसी को समझ में नहीं आया क्यों दिया गया, जो कमेटी थी उसको खुद समझ में नहीं आया क्यों दिया गया। बट एनीवेज, ये अब्राहम अकॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत आपका पता होना चाहिए, और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव टू 6.7% इन फिस्कल FY 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022। तो थोड़ा सा हमारा फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, इसका क्या यूज होता है, ये कम होता है, ज्यादा होता है, इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये इकोनॉमी का हमारा बिल्कुल एक बेसिक सा एक टॉपिक रहता है, जो कि आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर डेफिनेटली किया होगा, जिसमें हम लोग बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो सारी हम लोग चीजें पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग रहती है वो सारी की सारी चीजें, अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो जरूर करें, है ना। हमारी जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप वहां से जाकर भी कर सकते हो, और गूगल पे भी अगर आप इन टर्म्स को डालोगे ना, वहां पे भी आपको बढ़िया सिंपल लैंग्वेज में इन टर्म्स के मीनिंग पता चल जाते हैं। लेकिन हमेशा मैं आपको यही बोलता हूं, पहले भी बहुत बार बोलता रहा हूं, जब तक आपके इकोनॉमी के बेसिक्स कवर नहीं होते हैं, तब तक आप जो है इकोनॉमिक आर्टिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि चीजें जो है आपके दिमाग से निकलने लगेंगी, आपका इंटरेस्ट यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप डिमोटिवेट हो सकते हो। तो पहले अपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कवर करें, उसके बाद जो है आर्टिकल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो थोड़ा ऊपर से पढ़ो, हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग हो गया, आप निकल सकते हो। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर आप प्रॉपर उसमें जाएं तो गवर्नमेंट जो डिफाइन करती है फिस्कल डेफिसिट को, कैसे डिफाइन करती है, कहती है द एक्सेस ऑफ द टोटल डिसइंबर्समेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ द डेट और ओवर टोटल रिसीव्ड इनटू द फंड एक्सक्लूडिंग द डेट रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो आप ये कह सकते हो, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं
फिस्कल डेफिसिट। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे तो फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और ये एक्सपेंडिचर कैपिटल भी हो सकता है, ये एक्सपेंडिचर रिवेन्यू भी हो सकता है, माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये इनकम जो है रिवेन्यू भी हो सकती है और ये आपकी जो है कैपिटल भी हो सकती है। रेवेन्यू कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग पहले कर चुके हैं। कैपिटल बेसिक एक लॉन्ग टर्म होता है, रिवेन्यू जो है काफी शॉर्ट टर्म होता है। रिवेन्यू जो है हम लोग डेली बेसिस पे मेंटेनेंस के पर्पज के लिए, रनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। जब भी कैपिटल का यूज किया जाता है पैसे को जनरेट करने के लिए, जैसे हमने सड़कें बनाई, आपने रोड बनाया, वो सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। आपने किसी कंट्री को लोन दिया तो वो भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आपने किसी कंट्री से लोन लिया तो वो लोन लेते हैं, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो कैपिटल इनकम होती है। ठीक है, जो लोन हम लोग लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, ब्याज तो देना पड़ता है ना, तो वो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, उसे जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि वो आपको हर मंथ मिलता है। लेकिन जिसका जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, वो कैपिटल होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली करते हो। तो ये क्या ये फिस्कल डेफिसिट खराब होता है, क्या ये गलत होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट अच्छा माना जाता है अगर वो फिस्कल डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से होता हो। मान लीजिए जब सरकार रोड बना रही है, सड़कें बना रही है, पोर्ट बना रही है, स्कूल बना रही है, उसकी वजह से अगर डेफिसिट होता है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से अगर फिस्कल डेफिसिट होता है तो वो बिल्कुल खराब माना जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अब उस फिस्कल डेफिसिट को फिल करने के लिए पैसा जो है वो प्रिंट करना पड़ता है, जिससे इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन होगा तो इकोनॉमी, उसमें जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो एक विशियस साइकिल यहाँ पे बन जाता है। उसके अलावा हमारे पास 2003 का एक एक्ट भी है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसे FRBM एक्ट कहा जाता है काफी पॉपुलरली। और इसका ये टारगेट है, अभी लेटेस्ट जो टारगेट है कि 2021 के अंदर हम लोगों को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% तक लिया जाना चाहिए था। हालांकि ये दुनिया भर में यही प्रैक्टिस है कि अगर किसी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट वो 3% होता है उसके GDP का, तो वो एक हेल्दी रेंज में माना जाता है। उस कंट्री की जो रेटिंग होती है वो काफी इंप्रूव्ड होती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा आता है। हालांकि बिकॉज कोविड-19 की वजह से अब कह लीजिए तो ये फिस्कल डेफिसिट अभी हमारा काफी हाई चल रहा है, लेकिन सरकार ने का ये काम भी है सरकार का, और सरकार कोशिश भी कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने वो है क्वेश्चनिंग द सेफ्टी ऑफ द आधार। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे। तो जब आधार की सेफ्टी के बारे में हम लोगों ने कल भी बात किया था, एक्चुअली मुद्दा ये हुआ था कि जो UAID है इंडिया में, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, ट्वीट वगैरह भी किया था, और इसने लोगों को ये कहा था कि आप अपने आधार को किसी के साथ शेयर मत करें, क्योंकि आपके आधार का मिसयूज हो सकता है। हालांकि बाद में इस नोटिफिकेशन को हटा लिया गया और ये कहा गया कि आप आधार का यूज करिए, लेकिन आपका जो आधार नंबर है ना, जो 12 डिजिट का होता है, उसको सबको शेयर मत कीजिए। एक मास्क आधार आप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें उसकी सिर्फ लास्ट वाली 4 डिजिट ही लिखी होती हैं। शुरुआत वाली डिजिट जो है वो इस तरह से जो है वो इरेज रहती हैं, बेसिकली क्रॉस रहता है उनके ऊपर। तो ये कुछ कुछ चीजें थी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या आधार कार्ड से एक्चुअली में नुकसान पहुंचाया जा सकता है? जैसे मान लो आप कहीं पे मोबाइल का जो है सिम लेने गए, अब सिम वाला आपसे आधार मांगता है, आधार की आपकी पूरी डिटेल उसके पास चली गई, तो क्या वो आपके आधार का मिसयूज कर सकता है? या फिर ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इनसे डेटा खरीदती हैं, एक्चुअली में होता है ये जो जहां पे हम आधार की डिटेल देते हैं या कुछ भी आप देते हो, अपना ID कार्ड देते हो, उनसे वो डेटा खरीद लिया जाता है बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, या फ्रॉड भी हो सकता है, वो लोग भी खरीद सकते हैं। तो क्या एक्चुअली में ऐसा नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आधार कार्ड शेयर करते हो तो आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर भी जा सकता है, फोटोग्राफ, रेजिडेंशियल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चली जाती है। इसका डेफिनेटली बेनिफिट उठाया जा सकता है ना, नुकसान आपका पहुंचाया जा सकता है। और KYC फॉर्म वगैरह जब हम लोग फिल करते हैं, हालांकि वहां पे आधार मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेफर तो किया जाता है ना, और मोस्टली लोग आजकल आधार ही यूज करते हैं। तो इनका कहना है कि भैया कई बार क्या होता है ना, लोग जैसे 2 मोबाइल फोन यूज करते हैं, है ना, 2 सिम कार्ड यूज करते हैं, तो उसमें एक आपका आधार के साथ लिंक होता है और एक आपका बैंक के साथ लिंक होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, और बहुत बार बैंक और आधार के साथ सेम नंबर ही लिंक होता है। तो अगर किसी के पास वो चला जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, आधार से आपके बैंक की डिटेल भी निकाल सकते हैं।
ऐसा होता है। और कई बार ऐसा भी देखने का, जैसे मान लो आपका जो है कोई पुराना आधार था, आपका आधार है वो आपके किसी पुराने नंबर से लिंक था और आपने अपने नंबर चेंज कर दिया, लेकिन वो मोबाइल नंबर जो है किसी और को अलॉट हो गया। आज आज भी आपका आधार नंबर पुराने नंबर से ही लिंक है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये जो फ्रॉड होते हैं ये क्या करते हैं, ये उस आपकी आइडेंटिटी को चुरा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह चेंज कर सकते हैं, आपका ओटीपी वगैरह वो नए नंबर पे मिलेगा आपको। ओटीपी जो है वो नए नंबर पे जाएगा और उस ओटीपी से आपकी बैंक की डिटेल पता चल सकती है ना। तो ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं कि वो किस तरह से चोरी हो सकता है। और हमारा जो एनपीसीआई का जो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह होता है, सब्सिडी वगैरह, वो सब आपका आधार के थ्रू होता है। तो बहुत सारी जनता का जो आधार कार्ड वगैरह है भैया वो लिंक है, यहाँ पे तो बड़ी समस्या है ही। खैर ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कुछ और भी चीजें यहाँ पे बोली थी कि पिछले ही साल 2022 में एक्चुअली लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिसमें आधार कार्ड का यूज करके पैसे चोरी किए गए हैं। तो 8739 ट्रांजैक्शन हुई हैं जो कि फ्रॉड थी और इतना पैसा चुराया लिया गया। इसीलिए भी आपके आधार की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कहना है कि आधार की सेफ्टी के लिए जो सरकार ने प्रोटोकॉल बनाया है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। पहली बात तो ये कि उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है सरकार ने वो बताया ही नहीं। दूसरी बात, जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है उसका कोई यूनिफाइड स्ट्रक्चर है ही नहीं, अलग अलग जगह पे डेटा स्टोर किया जाता है जिसके बारे में कोई खास जानकारी किसी को है नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया। तो जब वो बोल रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा ही। तो क्या किया जाना चाहिए, सरकार को आधार का कानून और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। आधार का मिसयूज ना हो सके ऐसा कुछ जुगाड़ लगाने की यहाँ पे सरकार को जरूरत है। और आधार का डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर हो सके, उसका मिसयूज ना हो सके, वो भी करने की जरूरत है। और अगर कोई इंसान आधार का मिसयूज करते हुए पाया गया तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट के प्रोविजन भी होने चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो हम लोगों ने किए थे कल एमसीक्यूज, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा 1, 3 एंड 4। तो देखिए जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की वो रहती है शिवनाथ, हसदेव, मान और ईव। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है ओंग, तेल और जोंक। ये जोंक है, जो नहीं है, जोंक, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास आर्टिकल जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि जो भैया ब्लू होल के बारे में आपको बताना था। दिस इज द डीपेस्ट ब्लू होल फाउंड इन द साउथ चाइना सी। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो साउथ चाइना सी वाले के अलावा और भी हमारे पास कई सारे ब्लू होल हैं, जैसे बेलीज 3 है, डीन्स ब्लू होल है, बहामस के अंदर पाया जाता है। ये एक्चुअली काफी डीप होते हैं और ये समंदर के बॉटम पे पाए जाते हैं। और ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसको देख सकते हो। और ये क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली लाइमस्टोन में भी पाया जाता है, वाटर में वो जो सोल्यूबल हो जाता है उसकी वजह से होल वगैरह बन जाते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी थ्योरी इसके पीछे है नहीं। आज के जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, विच टाइप ऑफ द क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, एंड इवन इन द ड्राई सीजन विद वेरियस वेरिएशन इन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर। तो बढ़िया है, कोई क्वेश्चन है, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के बताओगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। थोड़ा मुझे बताओगे कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। ये आपके सामने है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। इजी लेवल पे मैं इसको 4 स्टार दूंगा, इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। ऊपर वाला थोड़ा सा टफ है, इसको मैं कम से कम 2.5 स्टार दूंगा, थोड़ा टफ लग रहा है मुझे ये। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंडियाज ईवी एम्बिशन राइड्स ऑन द 3 व्हीलर्स। अच्छा आर्टिकल है, क्या कहता है देखिए। हम सरकार ने जो है 2 स्कीम चलाई। पहली थी फेम स्कीम जो कि 2015 में सरकार ने चलाई थी, जिसके लिए 895 करोड़ रुपए उन्होंने अलॉट किए थे। दूसरी स्कीम है फेज 2 जो चलाया गया फेम का, जो कि 2019 में चलाया गया। ये भी पहले 2 साल के लिए चलाया गया था, लेकिन सरकार ने अभी इसको 2023 के लिए एक्सटेंड कर दिया है और इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। लेकिन टारगेट क्या है सरकार का? सरकार का टारगेट है कि 2023 तक हमारी सड़कों के ऊपर 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स होने चाहिए, 5 लाख जो है इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर होने चाहिए, 55,000 इलेक्ट्रॉनिकली 4 व्हीलर होने चाहिए और 7,000 जो है इलेक्ट्रॉनिक बसेस होनी चाहिए। ये तो है सरकार का टारगेट। लेकिन ये टारगेट अचीव तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 व्हीलर वाले केस में।
जो आप आजकल सिटी में घूमते होंगे 3 व्हीलर रिक्शा आपको दिखती है ना, रिक्शा, बाकी ना तो 2 व्हीलर में, ना ही 4 व्हीलर में, ना ही बसेस में ये टारगेट बिल्कुल भी अचीव नहीं हो रहा है। तो इसका आर्टिकल में ये बताया गया, देखिए हमारी कंट्री के अंदर 65% जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ईवी जो व्हीकल्स हैं, वो सिर्फ 3 व्हीलर्स ही हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए आपके 2 व्हीलर हैं, मतलब बाकी आप ये समझ लीजिए कि 30% जो है 2 व्हीलर हैं और बाकी 5% में आपका 4 व्हीलर्स आते हैं और बसेस आती हैं। तो ये ऐसा क्या कारण है कि 3 व्हीलर की क्रांति आ गई है इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर्स की। और इनमें भी अगर आप देखो आसाम, बिहार, दिल्ली, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये इंडिया के टोटल 80% इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर यहाँ पे हैं। तो क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए और खासकर इन सिटीज में? तो वो कारण यहाँ पे बताए गए हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। पहली बात तो जितने भी ये स्टेट हैं सभी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव यहाँ पे हो सकता है। दूसरी बात कहता है लोन एंड द स्क्रैपिंग इंसेंटिव, जैसे बिहार के अंदर, ठीक है, जैसे यूपी के अंदर, तो वहां पे कुछ इंसेंटिव दिए गए हैं कि अगर आपको ई रिक्शा लेनी है तो आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको बाद में उसको स्क्रैप में डालना है तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो सरकार की पॉलिसी काफी फ्रेंडली है, ठीक है। सरकार सब्सिडी भी देती है कई जगह पे, जैसे स्कीम है यूपी के अंदर, यह स्कीम है अगर आपकी फैमिली में सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड है तो आपको जो है 30% का सब्सिडी मिलता है। इस तरह की कई सारे प्रोविजन बिहार के अंदर भी हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे काफी प्रमोट किया जाता है इसको। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस वगैरह बहुत कम है, एक बार आप खरीद लीजिए, साल भर में आपको मेरे ख्याल से एक बार बैटरी चेंज करवानी पड़ती है, वो 10-15 हजार रुपए में, और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में आ जाती है। मेंटेनेंस काफी कम है, तो इसलिए भी लोग इसको खरीद लेते हैं। और प्रोड्यूस की जाती है लोकली प्रोड्यूस करने की वजह से भी इसकी जो है कीमत काफी कम है। अदरवाइज आप देखो तो जैसे इंडिया में टाटा है, महिंद्रा है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, ये ई रिक्शा नहीं बनाती हैं। ई रिक्शा एक इतना मतलब एक मैजिकल तरीके से लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोकल पेनिट्रेशन भी हो जाता है उसके अंदर। तो फेम टू स्कीम के अंदर जो पैसा वैसा लोड किया गया है, डेफिनेटली वहां से तो इंसेंटिव मिलता ही है। और जैसे बिहार में, यूपी वगैरह में जो टोल टैक्स लगता है वो ई रिक्शा के ऊपर नहीं लगता है, इससे भी बहुत बेनिफिट होता है। और सस्ती तो भैया होती ही है, बताने की आपको जरूरत ही नहीं। तो ये तो है कुछ रीजंस, ठीक है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। सबसे बड़ी बात है पैसेंजर सेफ्टी। ई रिक्शा का डिजाइन जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना, पैसेंजर की बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे कुछ काम करने की जरूरत है, तो बेटर डिजाइन होना चाहिए, है ना। वे फॉरवर्ड में आप इसी से लिंक कर सकते हो, बेटर डिजाइन की हमें रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात है लैक ऑफ ओवरसाइट। ई रिक्शा में जो है प्रॉपर रेगुलेशन हमने लोगों ने नहीं बनाया, प्रॉपर कोई कानून नहीं है हमारे यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो है और ज्यादा रेगुलेशन और प्रॉपर तरीके से बनाने की जरूरत है, ठीक है। और लेकिन बात सवाल ये उठती है कि ई रिक्शा तो आपने डेवलप कर दिया, ये टू व्हीलर में और 4 व्हीलर में जो है ये क्रांति क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि देखिए 2 व्हीलर जो 4 व्हीलर होते हैं वो आदमी पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, वो आदमी किराए के लिए तो यूज करता नहीं है। ई रिक्शा तो आदमी किराए के लिए यूज करता है, तो पर्सनल यूज होने की वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं ई रिक्शा के, जैसे उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है, उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, और आजकल तो भैया आग भी लग रही है ई स्कूटी में, जहां देखो आग लग रही है, तो सेफ्टी वाले कंसर्न्स भी हैं, है ना। बैटरी रिचार्ज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हैं, और रिचार्ज करने में समय भी लगता है, जिसकी वजह से पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? पहली बात तो बेटर डिजाइन हमारे पास होने चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होने चाहिए। अभी तक क्या है, ई रिक्शा वगैरह को लेके अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग पॉलिसी है, तो एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी हमारे पास ऐसा सच नहीं है, तो वो उसको यूनिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि देश भर में एक जैसा स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जा सके। और डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने की जरूरत है। बहुत सारी स्टेट के अंदर जो है सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है, बहुत सारी जगह पे डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है ना। इसको भी आपको मैनेज करने की जरूरत है, ताकि प्रॉपर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उसको और ज्यादा पेनिट्रेट कर सके हमारी सड़कों के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सके, ठीक है दोस्तों। यही था, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी है हमारे पास, आप इनको भी पढ़ सकते हो, और बाकी तो हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं। और बाकी हम लोगों ने नया बैच लॉन्च करने वाले हैं अभी जुलाई के महीने में, अगर आप जो उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप क्लिक कर सकते हो, गूगल फॉर्म भर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।